नमस्कार। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर योग शिक्षा विभाग एवं योग तथा ध्यान केंद्र द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला मर्म एक्यूपंक्चर एवं कपिंग थेरेपी अवधारणाएं, तकनीकें एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आज के हमारे इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे विभागाध्यक्ष महोदय, 5 दिवसीय चलने वाली इस कार्यशाला के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर अजय दुबे जी और अभी पहुँचे नहीं हैं डॉक्टर सचिन पवार जी, और इस आयोजन के जो समारोह के संयोजक हैं संयोजक महोदय और विभाग के समस्त प्राध्यापकगण, शोधार्थी और विद्यार्थी और अभ्यागत वृंद, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं इसी क्रम में सम्मानित मंच से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं, आप इस आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करें। सम्मानित मंच। ग्रहण करें। मैं इसी श्रृंखला में हमारे माननीय अतिथियों के स्वागत और सम्मान की श्रृंखला में हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत जी के सम्मान और स्वागत श्रीफल तथा सोल से स्वागत करने के लिए हमारे विभागाध्यक्ष जी से मैं निवेदन करता हूं, आप आदरणीय सर का स्वागत एवं सम्मान करें। तालियों के साथ बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद सर। मैं इसी क्रम में हमारे इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अनिल कुमार जैन सर का स्वागत एवं सम्मान के लिए इस आयोजन के संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार साहू जी से निवेदन करूंगा, आप सर का स्वागत एवं सम्मान करें। इसी क्रम में आदरणीय विभागाध्यक्ष सर का भी सम्मान करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। इस क्रम में मैं स्वागतीय उद्बोधन हेतु इस राष्ट्रीय कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार साहू जी से निवेदन करता हूं, आप हम सबके समक्ष इस आयोजन की रूपरेखा और स्वागतीय उद्बोधन को रखें। सर। सभी को मेरा नमस्कार। सम्माननीय मंच, हमारे अतिथि महोदय, हमारे विभागाध्यक्ष महोदय, सभी को मेरा नमस्कार।
जैसा कि आप सबको विदित है, पिछले 1 जून से लेकर 21 जून तक हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को मनाने के लिए एकत्रित होते रहे हैं। इसी तारतम्य में यह 5 दिन का एक नेशनल वर्कशॉप, जिसमें अल्टरनेटिव थेरेपी के कुछ टेक्निक्स, जिसमें मर्मा, कपिंग थेरेपी और एक्यूपंक्चर को लेके यह वर्कशॉप हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और इस आयोजन में जितने भी हमारे अतिथि पधारे हुए हैं, उन सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ में आप सभी प्रतिभागी, सभी विद्यार्थी और हमारे सहयोगी शिक्षक और शोधार्थी सभी का एक बार मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप सबको पता है, क्योंकि आप लोग 1 जून से जुड़े हुए हैं हमारे लोगों के साथ, हम लोग 1 जून से लेकर 14 जून तक, 15 जून तक हमने योगा प्रोटोकॉल का प्रोग्राम, प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा था। और उसी तारतम्य में ये वर्कशॉप है 15 जून से लेकर 19 जून तक। 19 जून के बाद ये वर्कशॉप के अगले चरण में कुछ प्रतियोगिताएं होंगी 19 और 20 को, और इसी सभी जितने भी कार्यक्रम हैं, इन सब का समापन हम 21 जून 2026 को एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में करेंगे। क्योंकि योग को एक दिवस के रूप में मनाने की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा, हमारे जीवन की परंपरा रही, हमने उसको कहीं त्यागा है, हमने उसको छोड़ा है। तभी जाके हम इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 1 दिन मना रहे हैं। और 1 दिन मनाते हैं, बहुत अच्छे से योग करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो इतना ही नहीं है, हमको एक संकल्पित होने का दिन है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपने जीवन का एक अंग बनाते हुए, जो भी जितना भी हो सके, हमको योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। एक जीवन शैली में उसको परिवर्तित करना है। आधुनिक जीवन शैली में योग को समावेश करना पड़ेगा। तभी हम जाके जितनी भी प्रकार के जीवन शैली संबंधी विकार हैं, जिसको हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, उन समस्याओं से ग्रसित होने से बच पाएंगे और उनका बचाव कर पाएंगे। अब बचाव नहीं करेंगे तो फिर हम किसी न किसी प्रकार के साइकोसोमेटिक या मनोकायिक रोगों से ग्रसित होते रहेंगे। और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह वर्कशॉप आयोजित है, जिसमें कुछ ऐसी टेक्निक जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर सही तरीके से किया जाए। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के आप जानते हैं कि दवाई एक रोग को तो ठीक कर देती है, लेकिन उसके साथ कुछ नई समस्या को ईजाद करती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने इस वर्कशॉप को, क्योंकि हमारे विद्यार्थी योग और अल्टरनेटिव थेरेपी के बहुत सारे कोर्स को पढ़ते हैं, तो उनको बेसिक और प्रैक्टिकल नॉलेज हो, इसलिए हमने बाहर के विशेषज्ञों को बुलाया है, जिसमें वो यहाँ प्रैक्टिस कर पाएंगे, देख पाएंगे और समझ पाएंगे और आगे जाके उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। तो इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और एक बार आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने योग दिवस को लेकर कि इसको केवल एक ही दिन स्मरण क्यों, ये हमारी जीवन पद्धति में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। में ये जो हमारा 5 दिवसीय कार्यशाला चल रही है, इसमें मर्म चिकित्सा के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर अजय दुबे जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, आप अपने इस विषय पर सार संक्षेप में हमारे सामने विषय रखें। आदरणीय सर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय।
सम्मानित मंच पर विराजमान श्रेष्ठ ज्येष्ठ वरिष्ठ आचार्यगण, सहयोगी आचार्यगण और इस पावन कार्यशाला के श्रोता विद्यार्थी शोधार्थीगण, बड़ा पावन अवसर है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सप्ताह पूर्व श्रृंखला के कार्यक्रमों में योग विज्ञान विभाग डॉक्टर सर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में योग विभाग की संपूर्ण टीम इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यशाला के रूप में प्रारंभ कर रही है। आप सभी अनंत अभिनंदन के पात्र हैं। योग दिवस की पूर्व से ही शुभकामना। मैं यहाँ का विद्यार्थी भी हूँ, तो ये मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है कि जहाँ से आप दीक्षित होते हैं, शिक्षित होते हैं और वहीं पर आपको व्याख्यान के रूप में अवसर मिले। ये शिक्षा की महिमा है, शिक्षा का गौरव है, जो विद्यार्थी को ही मिलता है। जो विद्या का सही में अर्थ समझते हैं वो इस गौरव के पात्र बन जाते हैं। इसलिए विद्या जीवन में आपको केवल शिक्षित नहीं करती है, संस्कारित भी करती है। और इस संस्कार की श्रृंखला में इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन विद्यार्थी के जीवन को न केवल दिशांतरित करते हैं, दिशा से आगे ले जाते हैं, उन्नत करते हैं, बल्कि नई नई दिशाओं में भी खोजने की प्रवृत्ति को अग्रणीय करते हैं। आज के इस कार्यशाला का मुख्य विषय जो रखा गया, जो 1 सप्ताह चलेगी, मर्म चिकित्सा, एक्यूपंक्चर और साथ में आयुर्वेद के कुछ पार्ट हैं, कपिंग थेरेपी, उस विषय में आयोजित होगी। इसके पूर्व में आपसे मर्म चिकित्सा की बात कर रहा था। मर्म चिकित्सा जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, मर्म यानी ऐसा स्थान जहाँ पीड़ा हो सकती है या बहुत कोमल स्थान है मर्म। जब कहते ना कि उन्होंने मेरे मर्म को छू लिया, माने ऐसी कोई गुप्त रहस्यमयी जगह जहाँ पर पीड़ा तुरंत होती है या स्पर्श तुरंत होता है, जैसे हृदय। हृदय एक ऐसा मार्मिक स्थल है जहाँ सीधी बात अंदर पहुँच जाती है, जहाँ कोई बाह्य भौतिक स्पर्श की आवश्यकता नहीं होती है। वैदिक संहिताओं में, अथर्ववेद के अधीन आयुर्वेद ग्रंथों में इस प्राचीन विद्या का वर्णन मिलता है। हमारे शरीर में जो 108 मर्म स्थान हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर नाड़ियों का मिलन है। ये नाड़ियाँ या तो अस्थियों पर मिल रही हैं, या मांसपेशी पर मिल रही हैं, या स्नायुओं पर मिल रही हैं, या शिराओं पर मिल रही हैं। उन वैदिक संहिताओं में इस मर्म चिकित्सा का उपदेश इसलिए नहीं किया गया था कि हमें इसकी चिकित्सा की भी आवश्यकता होगी। ये तो आधुनिक जगत की आवश्यकता है कि मर्म चिकित्सा का उपयोग हम रोगों के प्रबंधन में, रोगों के इलाज में कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कैसे व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सके। बाद में युद्ध के अवसर ऐसे आए कि युद्ध के मैदानों में भी मर्म चिकित्सा प्रयोग की गई। क्योंकि मंच को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये मर्म चिकित्सा युद्ध में बड़ी कारगर हुई, क्योंकि युद्ध में सर्जरी करने का अवसर नहीं मिलता था। शाम को रेस्ट है, सुबह से फिर युद्ध है। तो उस रेस्टिंग पोजीशन में योद्धाओं को कैसे दृढ़तापूर्वक युद्ध किया जा सके स्वस्थ रहकर, उसमें मर्म चिकित्सा का प्रयोग किया गया। जैसे अभी एनेस्थीसिया दिया जाता है कि पेन ना हो, ऐसे ही मर्म चिकित्सा उन शरीर के बिंदुओं को दबाने से शरीर की पीड़ा को कई दिनों तक ठीक कर देता है। तो मर्म चिकित्सा का प्रयोग बाद में युद्ध के मैदानों में किया गया और सैनिकों को मर्म चिकित्सा के फायदे ये हुए कि वो तुरंत खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। बाद में धीरे धीरे समय बदला, युद्ध की प्रणालियाँ बदल गई। अब तो युद्ध डाटा साइंस पर युद्ध होने वाला है,
AI से युद्ध होने वाले हैं तो युद्ध की परिभाषाएं बदल गई। इसी प्रकार से मर्म चिकित्सा का प्रयोग भी बदल गया। मर्म चिकित्सा का प्रयोग वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष की अवधारणा के लिए किया गया। हम शरीर में रहते हैं और शरीर में नहीं रहते हैं, अर्थात हम इस शरीर में रहते हैं और इस प्रकार से रहते हैं कि अपनी मूल चेतना को भूल जाते हैं। हम इस शरीर को ही अपना शरीर मान लेते हैं, मैं शरीर हूँ, जबकि शरीर मेरा है। आईनेस और माइनेस में बहुत अंतर है, मैं और मेरा। चूँकि हम ये मान लेते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, शरीर सब कुछ है, तो हमें फिर आवश्यकता पड़ती है मर्म चिकित्सा के प्रायोगिक पक्षों की। अन्यथा मर्म चिकित्सा की जरूरत इस शरीर को है ही नहीं, क्योंकि ये शरीर वात पित्त कफ से होता है नियंत्रित। स्थूल शरीर के लिए वात पित्त कफ का नियंत्रण है, सूक्ष्म के लिए नहीं है। सूक्ष्म के लिए केवल मन ही कारगर है, और मन से इंद्रियां, बुद्धि और जाके आत्मा। और आत्म के स्वास्थ्य के लिए आपको बाहर चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर सद्गुरु की आवश्यकता है। और मर्म चिकित्सा उस सद्गुरु के रूप में काम करती थी प्राचीन सनातन वैदिक काल में। क्योंकि जब आप ध्यान करते थे और अनाहत नाद का ध्यान करते थे, अनाहत चक्र का ध्यान करते थे, तो आपका हृदय मर्म जो बहुत गोपनीय है वो सक्रिय होकर सारे शरीर के मर्मों को ठीक कर देता था। शरीर के वात पित्त कफ यहाँ से ठीक होते हुए मानसिक वृत्तियों के क्लेशों की निवारण करते हुए, हमारे क्लेशों के निवारण करते हुए जो मानसिक वृत्तियाँ हैं वो सम होती हुई और आत्म केंद्रित हो जाते थे, हम आत्म जागृत हो जाते थे। अर्थात हमारी जो भोग के प्रति दृष्टि है वो बदल जाती थी, हम प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर निकल जाते थे। वर्तमान समय की आवश्यकता है सर कि सारी पद्धतियाँ केवल भोग का ही सिखाती हैं, योग भोग के लिए, जबकि योग किसके लिए है? योगो मोक्षो प्रवर्तकः, योग समाधि। योग किसके लिए है? समाधि के लिए, मोक्ष के लिए। सारी चिकित्सा पद्धतियाँ मुक्ति के मार्ग को बतलाती थी, लेकिन वर्तमान जगत की ऊहापोह और भौतिकता इतनी बढ़ गई है, इतना क्लेश बढ़ गया है कि हमें वो साधन भोग के मोक्ष के लिए कम और भोग के लिए ज़्यादा। अभी योग लोग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं एक दिन, ये दिखाने के लिए, जबकि योग हमारे 365 दिन का अभ्यास क्रम है। अभी पूर्व वक्ता में साहब ने कहा योग हमारी जीवन शैली थी। इसी प्रकार से मर्म चिकित्सा भी हमारे दैनंदिनी में जीवन शैली में प्रयोग किया जाने वाला विज्ञान था। कालांतर में दुष्प्रभावों के कारण, आतताइयों के कारण, विधर्मियों के कारण बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान नष्टक प्राय हो गया। लेकिन ये वैदिक सनातन संस्कृति का ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सनातन की चिरकाल धारा है जो सदैव बहती रहेगी। मर्म चिकित्सा का प्रयोग अब सर एनेस्थीसिया के पहले किया जा रहा है। मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ श्रीलंकन जर्नल में मेडिकल साइंस में, जिसमें हमने एक छाती पर K27 मर्म है, उस मर्म का हमने प्रयोग किया ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के पहले। सोचिए आप, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के पहले लोगों को एनेस्थीसिया देते थे महिलाओं को, और एनेस्थीसिया के कारण से उनके लंग्स में इतना कफ बनता था कि वो सांस नहीं ले पाते थे। वेंटिलेटर पर इतना कफ आता था कि कफ को भी एक्सक्रीट आउट करने में टाइम लगता था और कई बार जान चली जाती थी। वेंटिलेटर भी काम नहीं करता था। उस K27 पॉइंट्स को 30 सेकंड से 1 मिनट तक स्टिमुलेट सर्कुलेट करके दबाने से ये हुआ सर कि कफ बनना बंद हो गया। 400 पेशेंट पर वो शोध हुआ और 280 कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको एनेस्थीसिया के बाद कफ नहीं बना, और कुछ को तो एनेस्थीसिया भी नहीं देना पड़ा। और वो बड़ा सार्थक आर्टिकल है, कभी आप पढ़िएगा उसको। एक ऐसा एक प्रयोग है, ऐसे कई सारे प्रयोग हैं कि मर्म चिकित्सा आपके अंदर जो पीड़ा है, दर्द है, उसको इंस्टेंट रिलीफ देती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो में
इंद्रवस्ती मर्म, कुरपर मर्म, क्षिप्र मर्म, 3 मर्म देने से एकदम आपका पेन तुरंत इंस्टेंट गायब हो जाता है, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। और मेरा प्रयोग किया हुआ 10,000 लोगों को मैंने अहमदाबाद में ठीक किया है। डॉक्टर सुनील जोशी हमारे आचार्य हैं जिन्होंने हमें ये विद्या सिखाई, वो तो ऐसे पेशेंट भी देखते हैं जो जिनकी हड्डियां नहीं बढ़ रही हैं या जिनके सर्जरी हुई है और प्लेट्स डले हुए हैं, टीबिया फीबिया पे नीचे पैरों में डली हुई है, प्लेट्स डली हैं, हड्डी बोन्स डेवलपमेंट नहीं हो रही, मर्म चिकित्सा की है आफ्टर दी सर्जरी, उनको बाद में निकालना पड़ा प्लेट, हड्डी बढ़ गई, डेवलप हो गई। आर्टिकल्स पब्लिश उनके रिसर्च जर्नल्स में। कैंसर में काम कर रहा है, जहाँ कैंसर में कोई ट्रीटमेंट नहीं है वहाँ भी काम कर रहा है, उसको ठीक नहीं कर रहा है, रोक रहा है, थोड़ा डिले कर रहा है, टाल रहा है। पैरालिसिस में काम कर रहा है। तो मर्म चिकित्सा केवल हम भौतिक स्तर पर ना देखें, मर्म चिकित्सा का प्रयोग भौतिक स्तर पर आवश्यक है, क्योंकि आज की दुनिया में, अभी सर ने कहा, बहुत सारे रोग बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, दवाइयाँ बढ़ रही हैं, और कोई भी अब एलोपैथिक दवाई खाना नहीं चाहता, क्योंकि एलोपैथिक दवाई खाते हैं आप अस्थमा के लिए, दवाई खाई गैस बनी, दूसरी दवाई खाते हैं गैस के लिए, गैस की दवाई खाते हैं, कई बार बीपी ऊपर नीचे होता है, बीपी की दवाई शुरू होती है, ज़्यादा दवाई खाते हैं तो थायराइड शुरू हो जाता है, थायराइड की दवाई खाते हैं तो नींद चली जाती है, फिर नींद की गोली खाते हैं। मतलब एक गोली खाई थी, साथ में 6 गोली और खा रहे बाप। और बंधुओं मानो गोलियों से ठीक होना होता तो अभी तक सारे अस्पताल बंद हो गए होते हैं, क्योंकि दवाई डिजीज़ को सप्रेस करती है, दबाती है, ठीक नहीं करती है। आपको सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, ये दर्द की अनुभूति दवाई गायब कर देती है। सिर का दर्द या घुटने का दर्द स्पाइनल कॉलम में सेंसरी रिसेप्टर्स के माध्यम से मस्तिष्क को मिलता है कि घुटने में बहुत पीड़ा है, आपने एक पेन किलर खाया, वो घुला या इंजेक्शन लिया, ब्लड में पहुंचा, वो दवाई, वो रसायन मस्तिष्क को सूचना भेजने वाले सेंसरी रिसेप्टर्स के पास गया और वहाँ से दर्द की अनुभूति गायब। इसी प्रकार से मर्म चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो वो दवाई खाने की आवश्यकता नहीं। तो आपको बहुत अच्छा अवसर दिया है अरुण कुमार साहू जी ने कि मर्म चिकित्सा को आप सीखें, समझें और इसका प्रयोग करें, जिससे कि आपको और लोगों के साथ समाज में इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करने का अवसर मिले। लेकिन जब भी करें उचित रीति से, उचित विज्ञान के अनुसार। समय की सीमा है और पर्ची भी आगे मैं ख़त्म ही कर रहा था पर सारा आ गया था, तो मंच की अपनी एक महिमा गरिमा होती है। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपके लिए अच्छा अभूतपूर्व अवसर है। मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी। आपने अपने उद्बोधन के दौरान मर्म चिकित्सा का सीधा प्रभाव अगर दबाते हैं तो शरीर पे होता है, शरीर में पीड़ा होती है और पीड़ा की यात्रा सीधी शांति तक जाती है। और आपने आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष की अवधारणा के साथ इसको जोड़ा। युद्ध के क्षेत्र में ये विद्या काम में ली जाती थी, ऐसा वर्णन वैदिक संहिताओं में है। ऐसे इस ज्ञान की जो श्रृंखला हमारे साथ 5 दिन चलेगी। आदरणीय विषय विशेषज्ञ जी, आचार्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में आज के हमारे आतिथेय उद्बोधन के लिए हमारे बीच पधारे आदरणीय प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत सर से मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं, आप अपना आतिथेय उद्बोधन प्रदान कर हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय सर। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के योग विभाग के सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार जैन जी, इस कार्यशाला को एक सूत्र में बांधने वाले संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार साहू जी, विषय विशेषज्ञ के रूप में जिनको अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर अजय दुबे जी, इस पूरे श्रृंखला को ठीक तरीके से संचालित करने के लिए इस योग विभाग के शिक्षक वृंद अरुण जी, मीनाक्षी जी, ब्रजेश जी और सभी प्यारे विद्यार्थियों, सुधार्थियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ एक अवसर आपने दिया कि मैं योग के बारे में कुछ जान सकूं, कुछ सीख सकूं
कुछ समझ सकूं और कुछ प्राप्त कर सकूं। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं और मनुष्य होने के नाते इन सब चीज़ों को देखता रहता हूं, लेकिन आपकी तरह पारंगत नहीं है योग पे। मुझे ताज्जुब ये हो रहा है, योग जैसे गंभीर विषय पर वक्तव्य देने के लिए योग के मामले में मेरे जैसे अनपढ़ व्यक्ति का यहाँ खड़ा होना शायद बहुत उचित नहीं है। लेकिन जब हम योगीराज और योगेश्वर दोनों को देखते हैं और उनमें से एक और योग के महापुरुष हमारे बीच में डॉक्टर गौर, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाया है, इनकी जीवनी को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि इस संसार में पैदा होने वाला प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी एक योग का विद्यार्थी है, योग का शिक्षक है और योग का गुरु भी है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारा ये जो शरीर है ये संपूर्ण अपने आप में एक ब्रह्मांड है। जब हम पूरी यूनिवर्स की बात करते हैं उसको उस रूप में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन थल जल पावक गगन समीरा पंचभूत से बना हुआ ये हमारा शरीर ब्रह्मांड के उन समस्त सूक्तों को अपने अंदर समाहित करता है, और ना केवल समाहित करता है वरन उसके साथ एक बड़ी विशेष चीज़ देता है। जैसे मर्म के बारे में भी आपने बताया, उन सारी गतिविधियों को जो चाहे हमारे चारवाक दर्शन में हो, चाहे चरक दर्शन में हो, चाहे सुश्रुत संहिता में हो, चाहे आयुर्वेद के उपवेद में हो, या किसी भी हमारे आर्ष अनार्ष ग्रंथों के साथ देने की कोशिश करते हैं, और वो सब तो ठीक है, लेकिन विश्व का प्रथम योग विभाग जो यहाँ पर पढ़ाता है, सिखाता है, समझाता है, अनुसंधान करता है, उनकी बारीकियों में छुपा हुआ हो, वो सब आपके और हमारे शरीर में है, मन में है, मस्तिष्क में है। गवर्निंग बॉडीज़ हमारी खुद की होती है, हमारे बॉडी के अंदर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को यदि हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं तो इससे निकलने वाले जो हार्मोनल सीक्रेशंस होते हैं, वो हार्मोनल सीक्रेशंस हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और योग की इस प्रक्रिया से आप उन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों को संयोजित करते हैं। बहुत थोड़ा सा जितना मैं पढ़ सका हूँ इस बात को जानने की कोशिश करता हूँ कि 3 तरह के फंक्शंस नॉर्मली ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ करती हैं: हाइपर फंक्शन, हाइपो फंक्शन और बैलेंस्ड फंक्शन। योग वो प्रक्रिया है जो इस पूरी व्यवस्था को संतुलित रूप से बैलेंसिंग कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। यदि हाइपर सीक्रेशन होगा या हाइपो सीक्रेशन होगा तो हमारा शरीर उस रूप में काम नहीं करेगा। और जो मर्म के बारे में कुछ बिंदुओं की बात की थी, मैं एक बहुत छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने अपने बचपन से लेकर के आज तक, मैंने तो अनुभव किया है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जब कभी हमारे माता पिता आशीर्वाद देने के लिए सिर पर हाथ रखते हैं, हम अपने सिर को उनके पैरों के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, माता की गोद में सो जाते हैं, पिता के साथ आलिंगन करते हैं, तब आपने देखा है क्या होता है। कितना भी कष्ट हो, कितनी भी चिंता की अवस्था हो, आप अभी महसूस कीजिए माँ का वो स्पर्श, पिता का वो प्यार, अपने भाई बहनों को वो आलिंगन, और बहुत दूर नहीं जाएं। आप केवल अपना हाथ अपने सिर पे अभी रखिए। सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि अपने सिर पे हाथ रख के देखने की कोशिश करें, और आप पाएंगे कि विशेष किस्म की शांति आपको मिलती है। क्यों होता है ऐसा? कुछ ऊर्जा का स्रोत यहाँ होता है। हमारे यहाँ जितनी परंपराएं बनती हैं वह यूँ ही नहीं बनती हैं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में जहाँ पर हाथों को जोड़ करके अभिवादन किया जाता है, बदलते बदलते वो शेक हैंड तक आ गया, और फिर बाद में जाकर के आलिंगन तक आ गया। इन सब में भी कहीं ना कहीं वो सारी विधाएं निहित हैं जो इस बात के सूचक और द्योतक होते हैं। आपकी योग विधा भी ये बताती है, तालियां बजाइए स्वस्थ हो जाइए, मुस्कुराइए स्वस्थ हो जाइए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ भी कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मर्म, आत्मज्ञान को जानने की अवस्था, स्वस्थ होने के लिए साधना की आवश्यकता, ध्यान योग की आवश्यकता। आप स्वयं को केंद्रित करते हैं। आप 24 घंटे में केवल 24 मिनट शांत रह करके स्वयं को पहचानने के लिए शिव को अपने सामने रख करके उनकी तरह ध्यान करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, तो आप पाएंगे कि अपने ब्रह्मांड के अंदर में विशेष रूप से विचरण कर लिया है। ये जो विचरण होता है ये हम सबसे पहले अपने अंदर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यदि सब कुछ जानना है तो पहले खुद को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप स्वयं में अपने आप में एक ब्रह्मांड हैं। पंचभूत जो आपके अंदर है जिनसे बना हुआ है। और अभी दुबे जी जब बता रहे थे, साहू जी ने जब कुछ कहा, आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा होगा, जब वात पित्त कफ इनमें से किसी भी चीज़ का असंतुलन हो जाता है तो उसको संतुलित करने के लिए हम योगाभ्यास करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में श्वास की कमी होती है,
स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए हम कभी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ यदि आप उनके केमिकल रिएक्शंस एंड एक्शंस को देखने की कोशिश करेंगे, वो आपके अंदर के हार्मोनल सीक्रेशंस को बैलेंस करने के लिए होते हैं, आपके अंदर से एंटीबायोटिक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। सब कुछ आपके पास ही है, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। 4 दिन पहले मैं पातालकोट की यात्रा पर था। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिवासियों के बीच में एक अध्ययन कर रहा था। भारिया जनजाति के पास में जड़ी बूटियों का कितना ज्ञान है और किस तरह से वो उसको चिकित्सा के लिए लेना चाहते हैं, वहाँ के आदिवासियों के साथ में मैंने वार्तालाप की। एक ट्रेनिंग वर्कशॉप वहाँ थी। कई वर्षों से इस पर काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जड़ी बूटियों के अंदर से जो चीज़ें निकालते हैं, पाते हैं और उससे वो अपने शरीर को स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं, वो जड़ी बूटियाँ भी लगभग वही काम करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के साथ में इस शरीर को युग्म बनाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकृति में हम रहते हैं उस प्रकृति के साथ यदि हमारा तादात्म्य स्थापित हो जाता है, वो योग की एक प्रक्रिया होती है, वो योग की एक विधा होती है। और संभवतः इसीलिए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में जल चिकित्सा है, मृदा चिकित्सा है, वायु चिकित्सा है, सूर्य चिकित्सा है, चंद्र चिकित्सा है, स्पर्श चिकित्सा है, शब्द चिकित्सा है, आलिंगन चिकित्सा है। ये सब क्यों है? यहाँ पर अभी गाने की प्रस्तुति की गई, वो केवल गायन मात्र नहीं है, उससे निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं, गायत्री मंत्र का यहाँ पर उच्चारण किया गया है। ओम का जब हम उच्चारण करते हैं, आप नाभि प्रदेश से ब्रह्मरंध्र तक उसको ले जाने की कोशिश कीजिए, आप पाएंगे कि आपका पूरा शरीर ध्वनिमय हो गया है, आपके पूरे शरीर में रोमांच पैदा हो जाता है, क्योंकि ओम के अंदर आने वाले 3 शब्दों का जो युग्म है, वो युग्म उस शक्ति को आपके अंदर समाहित और समावेशित कर देता है जो आपको रोमांचित करता है। जीवन के अंतिम लक्ष्य पर मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, उसके पहले ऊर्जा का संपूर्ण संचयन जहाँ पर होना चाहिए, उस संपूर्ण संचयन के लिए शब्द वही है। इसलिए शब्द को ब्रह्म भी कहते हैं। और जब शब्द को ब्रह्म करने की कोशिश की जाती है, उस शब्द के साथ प्रकृति के अंदर पाने वाली ऊर्जा को हम अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करते हैं, उसको श्वास गति के साथ ले जाते हैं। और शायद इसीलिए आप लोग श्वास की भी बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं। मैंने पहले से आपसे कहा कि योग में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ उन्हीं को कह रहा हूँ। आप उसके तकनीकी शब्दावली को आप लोग स्वयं देख लीजिएगा कि वो सारी चीज़ें क्या हैं। तो जब श्वास प्रक्रिया के साथ में हम उसको इनहेल करने की कोशिश करते हैं, पूरी प्रकृति की ऊर्जा को हम लोग यहाँ लेके आते हैं। बीच में एक और मैं अध्ययन कर रहा था, वह अध्ययन कुछ ऐसे योगियों के ऊपर से था जो कुछ खाने पीने की बजाय हवा से कुछ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, प्रकृति से कुछ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। उतनी दूर मत जाइए, आप खुद अपने आप को देखिए। जब हम सुबह 9 बजे के पहले यदि सूरज की रोशनी को अपने शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, और सुबह 5 बजे की जब ऑक्सीजन हम अपने शरीर के अंदर इनहेल करने की कोशिश करते हैं, और सुबह सुबह की यदि नदी में या किसी ताल में आप जाकर के स्नान करने की कोशिश करते हैं, केवल इससे ही क्या होता है, आपके शरीर में वो सारी की सारी ऊर्जा आ जाती है जो इंस्टेंट एनर्जी के रूप में किसी पाउडर से, इंजेक्शन से या किसी और चीज़ से लेने की कोशिश करते हैं। मैं अपने स्वयं का एक अभ्यास आपको बताना चाहता हूँ। जब विद्यार्थी जीवन में था तो मेरा प्रतिदिन का 1 घंटा केवल रेत के अंदर एक्सरसाइज करने में गुजरता था। वो जो सेरेमिक एनर्जी है, उस सेरेमिक एनर्जी शरीर को बहुत कुछ दे जाती है। पर इन सारी चीज़ों को जानने समझने के लिए आप जैसे लोग यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका विभाग, आपकी टीम और आप सभी विद्यार्थी शोधार्थी बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि आप उस व्यवस्था को जीवित रखने के लिए विश्व के सबसे महत्वपूर्ण विभाग के एक हिस्से हैं। और इसका एक बहुत छोटा सा अंश मैं आपसे पा सकूंगा तो मैं मानूंगा कि आज का मेरा दिन, जीवन का एक दिन बहुत अच्छा सार्थक हो चुका है, और मैंने उस सब चीज़ को पा लिया है जो प्रकृति से पाने के लिए व्यक्ति यहाँ से वहाँ तक भटकते हैं। 2 अंतिम बातें मैं आप लोगों से कहूँगा, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। यहाँ पर जो विषय आपको दिए हैं, चाहे वो मर्म की बात हो, चाहे वह एक्यूपंक्चर की बात हो, या अन्य वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था की बात हो, मैं केवल एक बात इस चीज़ के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यदि हमने केवल ध्यान योग से सब चीज़ों को जानने, सोचने, समझने की कोशिश की है, ये सारी चीज़ें अपने आप आपके अंदर समाहित हो सकती हैं, हमारे अंदर समाहित हो सकती हैं। बस आवश्यकता ये है कि हम उसको सत्य के साथ स्वीकार करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सत्य के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वात वायुष्य, सर्व सत्येन प्रतिष्ठितम। और वो सत्य क्या है? वो सत्य शिव है। वो सत्य क्या है? वो सत्य योग है। वो सत्य क्या है? वो सत्य प्रकृति है। और वो सत्य क्या है? आप स्वयं।
जिस दिन आप स्वयं को सत्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे, उस दिन मान के चलिए कि आपने शिव के दर्शन कर लिए अपने अंदर। ये शिव आपके अंदर समाहित है, यह प्रकृति आपके अंदर समाहित है, ये योग के जनक आप हो सकते हैं और इस पूरी व्यवस्था को तैयार करने के लिए आप हो सकते हैं। फिर हमें किसी चिकित्सा की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, क्योंकि चिकित्सा की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम बीमार हों। लेकिन जब हमने प्रकृति के साथ जीवन जीना सीख लिया तो बीमारी कहीं कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। बीमारी कभी आ ही नहीं सकती है। बीमारी तब होती है जब शरीर प्रकृति के साथ में तादाद में स्थापित नहीं कर पाता है, वह योग की व्यवस्था जो होती है वहाँ से हट जाती है, टूट जाती है और हम बिखर जाते हैं, हम भटक जाते हैं। उस भटकाव से अपने आप को बचाने के लिए आवश्यकता है इन सारी चीज़ों को जिसको हम देख रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि यदि हम वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था की जगह इसको सैद्धांतिक जीवनचर्या का नाम दें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। इतना ये मेरा मानना है। बाकी विषय विशेषज्ञ के रूप में आप लोग उस चीज़ को जान सकते हैं, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ रोग नाम की चीज़ योग के साथ कभी हो ही नहीं सकती। जब योग है तो रोग और भोग होगा ही नहीं। हाँ, भोग किसका करना है ये अलग बात है। जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो प्रकृति है, जो ज्ञान है, जो आध्यात्म है और जो दर्शन है, उसको हम अपने अंदर समाहित कर सकें। और यदि समावेशन की ये प्रक्रिया भोग है तो निश्चित रूप से भोग का उपयोग कीजिए। लेकिन हम उस चीज़ को बिल्कुल अलग तरह से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अंतिम चीज़ जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, योग का मुख्य मकसद जितना मैं अपनी छोटी सी जीवनचर्या में सीख पाया हूँ वो ये है कि आप स्वयं को, जो आपके अंदर का ब्रह्मांड है और जो हमारा पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड है, अनेक आकाश गंगाओं से बना हुआ है जो अस्तित्व है, उसके साथ आप तादाद में स्थापित करने की प्रक्रिया से जुड़ जाएं। अपने अंदर के शिव को और बाहर के शिव को आप पहचानने के लिए दोनों को एक करने की कोशिश करें। और जितनी शक्ति और ऊर्जा है उसको आप इन प्राकृतिक पिंडों के साथ लेने की कोशिश करें, चाहे वह नक्षत्र हों, चाहे ग्रह हों, चाहे उपग्रह हों, चाहे पंचभूत हों। तो यही पूरी की पूरी प्रक्रिया योग के नाम से मैं समझ पाता हूँ और शायद यही सब कुछ सत्य हो सकता है। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके बीच आ सकूं, इसके लिए मैं आपके विभागाध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रोफेसर अनिल जैन साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक मुझे अवसर दिया। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अरुण साहू जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक हिस्सा बनाया इस ज्ञान को सीखने की श्रृंखला का। दुबे जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने मर्म को मुझे सिखाने की कोशिश की। अरुण साहू जी के साथ उनके जो सहयोगी हैं महेंद्र जी, जो बड़ा अच्छा संचालन यहाँ पर कर रहे हैं, उनको मैं आभार देना चाहता हूँ। मीनाक्षी जी, ब्रजेश जी, इनको मैं आभार देता हूँ जो फोटोग्राफर से यहाँ पर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी योग की और संगीत की प्रस्तुतियाँ यहाँ की हैं। और आप सभी प्यारे विद्यार्थी जो कि योग के संवाहक हैं, आप एम्बेसडर्स ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। मैं ये मानता हूँ कि यदि आप हैं तो योग है, आप हैं तो विभाग है, आप हैं तो विश्वविद्यालय है, और आप हैं तो पूरा का पूरा संसार है। इसलिए आप अपने महत्व को समझने की कोशिश कीजिए और उसको स्थापित करने के लिए जितना कुछ हो सकता है वो सब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। आदरणीय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने उद्बोधन के दौरान यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे इन शब्दों को साकार किया और आपने आरंभ में ही योगी की जो पहचान है उसको सिद्ध किया। आपने स्वयं को नकारा, यही योगी की पहचान है। इसी से सिद्ध होता है कि आप योगी हैं। और आपने जीवन के संतुलन को लेकर बताया, न हाइपो न हाइपर, ऊर्जा के स्रोत को लेकर बताया कि आशीष के रूप में और स्वयं के मस्तिष्क पर स्वयं के हाथ से भी कैसे मिलता है। आपने अपना प्रवास यात्रा जो IKS को लेकर की, उसमें भी आपने बताया कि हमारे वन बंधु वन मित्र कैसे चिकित्सा करते हैं 5 तत्वों की सहायता लेकर। वह सारे विषय भी आपने हमारे समक्ष रखे। आपने योग की एक विद्या है पौहारी, ऐसा एक संन्यास परंपरा भी है। आपने वायु पान करके कैसे जीवन जिया जा सकता है उसका भी हमें मार्गदर्शन दिया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। मैं इसी क्रम में हमारे विभाग के मैं इसी क्रम में हमने इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अनिल जैन सर से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, आप अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान कर हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय सर।
12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की श्रृंखला में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की एक कड़ी, एक राष्ट्रीय कार्यशाला 5 दिवसीय। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए बड़े ही सरल, सौम्य और सहज व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत, जो इस विश्वविद्यालय की अनमोल धरोहर हैं। आपका व्यक्तित्व अपने आप में एक पाठशाला है। आपकी वक्तव्य अपने आप में एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और वर्तमान में आप आचार्य के साथ साथ डायरेक्टर एकेडमिक अफेयर के रूप में भी विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक गतिविधियों में अपनी ऊर्जा और अपना जीवन भर का अनुभव विश्वविद्यालय को प्रदान कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी अतिथि को पाकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर, मैं मेरी तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं। मंचासीन आज के इस कार्यशाला के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर अजय दुबे, जो इस कार्यशाला के उद्घाटन से पूर्व ही अपने उद्बोधन के माध्यम से विद्यार्थियों को योग के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी दे रहे थे। आपका भी मैं इस विभाग के हेड के नाते स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के संयोजक अरुण साहब, मीनाक्षी जी, महेंद्र जी और विजय जी, एक टीम के रूप में पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को अमली जामा पहना रहे हैं। सर्वप्रथम जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया था और हमारी माननीय कुलपति महोदय ने जब मुझे अधिष्ठाता का कार्य सौंपा और अधिष्ठाता के नाते मैं योग विभाग भी इसी स्कूल के अंतर्गत आता था, तो सर की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि सहज ही पहले जब कार्यक्रम में आया तो मैंने कहा सहज ही कि न जाने कोई ऐसा मैंने अच्छा कर्म किया होगा कि इस विश्वविद्यालय में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ की इस पावन भूमि में मुझे आने का मौका मिला और उससे भी ऊपर योग विभाग का अधिष्ठाता बनने का मौका मिला। और फिर न जाने कोई प्रकृति ऐसा अपना खेल खेलती रही और अधिष्ठाता के साथ साथ विभाग अध्यक्ष बनने का भी मौका मिल गया। मूल विभाग शिक्षा है, लेकिन योग शिक्षा उससे पृथक नहीं। और जैसे राजपूत सर ने कहा कि हम स्वयं चाहे किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, लेकिन हमारे भीतर एक योग शिक्षक छुपा हुआ है। हमारे भीतर की ऊर्जा, हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप और शरीर का संतुलन बनाए रखने की लालसा हमें कहीं न कहीं भीतर के योग शिक्षक को जन्म देने की बात करती है। और जब जब भी हमारा शरीर का संतुलन बिगड़ता है, हमारे भीतर, हमारे मन में ये इच्छाएं जागृत होती हैं कि ये चिकित्साएं, जो बाह्य चिकित्साएं हैं, वो शरीर को केवल बाह्य स्वरूप रूप से वो चिकित्सा कर सकती हैं, लेकिन भीति स्वरूप से चिकित्सा करना है तो इस शरीर के संतुलन के लिए योग की दुनिया में प्रवेश करना आवश्यक है। और जैसे ही ये विचार हमारे मन में जन्म लेता है, हम सब योग के विद्यार्थी बन जाते हैं। ये भारत की भूमि ही है जिसने संपूर्ण विश्व पटल पर योग की महत्ता को प्रचारित और प्रसारित किया है। हम जब विद्यार्थी थे तब हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में नहीं सुना, पूरे मंच ने भी नहीं सुना, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये 12वां है, लेकिन दुनिया तो बहुत पहले से चली आ रही है और भारत की संस्कृति का लोहा तो पूरे विश्व पटल पर छाया हुआ है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण पक्ष को संपूर्ण विश्व जगत के सामने लाने का प्रयास किया और योग की महिमा जो हमारे आचार्यों ने वेदों में स्थापित की है, लिखित रूप में और प्रायोगिक रूप में भी, उसको जन जन तक, हम तो ये मानते हैं कि संपूर्ण विश्व एक मानव समाज के रूप में है। हम भारतवासी ही नहीं, हम विश्ववासी हैं। हम संपूर्ण मानव का उतना ही सम्मान करते हैं जितना भारतवासी का सम्मान करते हैं। तो जो चिकित्सा पद्धति और जो योग की विचारधारा एक मानव को उज्जवल
उज्जवल स्वरूप देने का अपना स्वरूप रखती हैं, अपना विशेषता रखती हैं। केवल भारत का ही मानव क्यों न लाभ ले, पूरे विश्व का मानव इसका लाभ ले, इस उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाए जाने का आरंभ हुआ और हमारा सौभाग्य है कि हम 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उस कड़ी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की इस कार्यशाला का जो विषय मर्म, कॉपिंग थेरेपी और एक्यूपेंचर, आपने बहुत सारे अलग अलग चिकित्सा केंद्र देखे होंगे और आजकल तो व्यावसायिक बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है एक्यूपेंचर, और यूट्यूब पे आपने बहुत सारे चिकित्सकों को देखा होगा। लेकिन हमारा योग विभाग बिना किसी व्यावसायिक स्वरूप को लिए हुए हम समाज की सेवा के रूप में हमारे विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं। विभाग ने ये विचार किया कि ये जो तीनों चिकित्साएं हैं, उन तीनों चिकित्साओं को अगर हमारा विद्यार्थी उसके महत्वपूर्ण गुणों को समझ जाए तो वह समाज में अपनी सेवाएं दे सकता है। हमने ये भी विचार किया है कि इन 5 दिनों में हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी प्राध्यापक हैं, उनके परिवार हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी एक अवसर हम मौका दें, कोई एक ऐसा सेशन रखें जिसमें हम मर्म, कॉपिंग थेरेपी और एक्यूपेंचर के बारे में उनको भी कुछ जानकारी हम प्रदान कर सकें, ताकि वो आगे अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकें। ये मानता हूँ मैं, और आप सब भी इस बात पर विश्वास करेंगे कि भीतर का मन और बाह्य मन, इन दोनों के बीच में हमेशा द्वंद्व चलता है, और इस द्वंद्व पर अगर विजय पाना है तो हमारा जो ध्यान का जो केंद्र है, उस ध्यान के केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं। जब आप चिंता में होते हैं, जब तनाव हो रहा होता है, तो लोग कहते हैं गहरी सांस लीजिए। अब गहरी सांस लेने के पीछे क्या है? हम मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मन जो विचलित हो गया था, विभिन्न विचारों से वो उधर उधर हो गया था और वो हमें वर्तमान के स्वरूप से दूर ले जा रहा था, उसको हम वर्तमान में लाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे लक्ष्य की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। यह विधा दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं है, यह केवल योग शास्त्र में ही है। ऐसी अनेकों विधाएं हम योग के माध्यम से मानव को संतुलित जीवन देने के लिए हम इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से दुनिया को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं दुबे जी को सुन रहा था कि आपका बहुत बड़ा एक पत्र रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ है और आपने वास्तव में रोगियों पर इस कार्य को करके देखा है। मैं आप सब विद्यार्थियों से, जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मेरी फैकल्टी से भी आह्वान करता हूँ कि आप जितने भी रिसर्च पेपर लिखते हैं और जो समाज को एक निश्चित रूप से योगदान देते हैं, वो केवल मात्र रिसर्च जर्नल के पब्लिकेशन में न रहे, आप दैनिक जीवन के पत्र पत्रिकाओं से संपर्क स्थापित कीजिए और उनसे कहिए कि ये मेरा रिसर्च जर्नल वास्तविक प्रायोगिक कार्य से प्रकाशित हुआ है। जब तक वो अखबार में छपेगा तो सारी दुनिया को उसकी जानकारी मिलेगी। अभी केवल वो विद्यार्थियों को जानकारी है, अभी शोधार्थियों को जानकारी है, लेकिन जिन पर ये लाभ पहुंचने वाला है उन समाज के लोगों को जानकारी नहीं है। और आप जानते हैं कि हमारा समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठते ही अखबार पढ़ता है, और जो युवा है वो मोबाइल के माध्यम से अखबार पढ़ता है। तो ये जो समाचार के जितने स्रोत हैं, उन स्रोत में भी आपके सब प्रयोग पहुंचने लगेंगे तो धीरे धीरे घर घर में हम हमारी योग की विधाएं हैं, ऋचाएं हैं, उन सबको हम पहुंचा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं और इसी तरह से योग विभाग ऐसे कार्य करता रहे कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जहाँ भी हैं वह प्रसन्न होते रहें कि हाँ, मैंने जिस एक पौधे को यहाँ रोपा था आज वट वृक्ष के रूप में बना और ये वट वृक्ष पूरे न केवल भारत में ही संपूर्ण विश्व जगत में अपनी छाया देता जा रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आपने अपने उद्बोधन के दौरान हमें बताया कि भीतर की ऊर्जा और दैनिक जीवन के क्रियाकलाप भी एक योग शिक्षक को जन्म देती है।
आपने बताया कि योग की महिमा को भारत ने जो विस्मृत हो चुकी थी उसको वापस स्मरण में दिलाया योग दिवस के रूप में। वसुधैव कुटुंबकम का जो ये सनातन जीवन मूल्य है इसको हमने सार्थक किया। आपने बताया कि कृणवंतो विश्वम आर्यम की संकल्पना को कि हम भी श्रेष्ठ बने और दुनिया को भी श्रेष्ठ बनाएं। इसके साथ में आपने हम सबको मार्गदर्शन दिया कि योग केवल योग विभाग शोधार्थियों या विद्यार्थियों तक ही नहीं रहे, समाज जन सामान्य तक ये पहुँचे। आपके मार्गदर्शन में है हम ये कार्य निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। आपने भीतर का मन और बाह्य मन के द्वंद्व से मुक्ति के लिए आपने ध्यान जैसी विधा के बारे में हमें मार्गदर्शन दिया, जो कि श्वास ध्यान सोहम ध्यान से जुड़ी हुई है। इसके साथ मैं आपका पुनः आभार और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस आयोजन इस उद्घाटन सत्र के अंतिम कड़ी को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर ब्रजेश सिंह ठाकुर सर से निवेदन करता हूँ, आप धन्यवाद ज्ञापन कर इस और शांति पाठ के साथ इस आयोजन को पूर्ण करें। हरिओम। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में हो रही इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत तो कई बार हो चुका है। सभी ने पार्टिसिपेशन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए तो सबसे पहले राजपूत सर ने कहा कि मैं योग का छात्र नहीं हूँ, और सत का इतना अच्छा जो विवेचन उन्होंने हम लोगों को समझाया कि शिव ही सत्य है, और केवल शिव नहीं, सूर्य भी सत्य है और प्रकाश भी सत्य है। तो सर हमारे बीच में आए और इतना विस्तृत ज्ञान दिया। हम सब योग शिक्षक हैं, ये सब हम लोगों को समझाया। सर एक छोटे से अनुरोध पर हमारे बीच आए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, केवल मेरी तरफ से नहीं, विभाग की तरफ से भी। विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच से ही हमारे साथी डॉक्टर अजय दुबे जो प्रोफेसर हैं सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हमारे बीच अभी धन्यवाद तो कह रहा हूँ, लेकिन 3 दिन और रहेंगे। तो सभी को आज केवल सैद्धांतिक ज्ञान हुआ है, कल से व्यावहारिक पक्ष भी हम लोगों को सिखाएंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष सर कह रहे थे कि ये मेरा सौभाग्य है। सर आपका सौभाग्य है, सर हम लोगों का भी सौभाग्य है। जिस दिन आप बोल रहे थे हम लोगों को, अरुण सर को दिल्ली से फ़ोन आया, क्योंकि उस दिन कार्यक्रम हमारा लाइव चल रहा था, कि वक्ता का नाम बताइए। आपके यहाँ कोई वक्ता बोल रहे थे, वे कौन है, मैं नाम नहीं सुन पाया या सुन पाई, और उनसे हम जुड़ना चाहते हैं। तो आप भी कह रहे थे कि योगाचार्य नहीं है, लेकिन आपने वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो केवल मानव मात्र के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए है। और अगर जो भी उसको समझता है, वह जैन दर्शन का योग हो, चाहे सनातन दर्शन का योग हो, चाहे कोई और योग है जिसमें प्राणी मात्र के सुख की कामना की गई है, वह सब समझने वाले आप महान योगी हैं। सर आप हमारे विभाग के विभाग अध्यक्ष बनने से हम लोग गौरवान्वित हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों को इस तरह मार्गदर्शित किया, कार्यक्रम के लिए तैयार किया, न केवल एक बार तैयार, इतने व्यस्त कार्यक्रम में से बार बार हम लोगों को बुला के समझाना, बिठाना और मार्गदर्शित करना, आपका पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे साथी अरुण सर, जो समन्वय के लिए हम लोग तो केवल चले गए थे, आप सैटरडे संडे 2 बजे तक 3 बजे तक यहाँ बैठे, बच्चों को और सभी को
वहाँ बैनर प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, तो वहाँ भी लगे हुए हैं और हर जगह काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंच के सफल संचालन के लिए महेंद्र सर को, मैडम को, मीनाक्षी मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे शोधार्थी हैं प्रज्ञा मैडम और दीक्षा मैडम, जो पूरे दिन कल और परसों छुट्टी होते हुए भी 2 से 3 बज गए थे, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ आसपास भोजन की भी व्यवस्था नहीं है कि पैसे दे के भी खा लें, और वो जो बच्चे यहाँ पूरे दिन प्रैक्टिस की है, जब आप ये सुंदर कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन सबका पुनः एक बार धन्यवाद। केवल कार्यक्रम की तैयारी के में डेमोस्ट्रेशन ही नहीं, कल पूरे दिन साफ सफाई की, पूरा विभाग विद्यार्थियों ने धोया सर, वाइपर से साफ किया। तो जो भी इसमें शामिल थे उन सब के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। और जैसा कि सर ने कहा, बिना विद्यार्थियों के कोई कार्यक्रम संभव नहीं है, इसलिए आप इतनी देर से बैठे, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम लोग शांति पाठ करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए योग की विशेष ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। पूरा श्वास भरें। द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।